जब हम गीजा के ग्रेट पिरामिड को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह एक अकेला विशाल ढांचा है, रेगिस्तान के बीच खड़ा हुआ अपने आप में पूरा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल है। असल में ग्रेट पिरामिड कभी अकेला था ही नहीं। आज हम जिस पिरामिड को देखते हैं वह सिर्फ उस सिस्टम का बचा हुआ हिस्सा है जो कभी पूरा का पूरा काम करता था। समय के साथ उस सिस्टम के बाकी हिस्से मिट गए या जानबूझकर हटा दिए गए, और जो बचा वही आज हमारे सामने रहस्य बनकर खड़ा है। गीजा प्लेटो सिर्फ एक पिरामिड नहीं था, वह एक पूरी तरह से प्लान किया गया कॉम्प्लेक्स था। जब खुफू का पिरामिड बना तब उसके साथ 3 और चीजें एक साथ बनाई गई थी। एक लंबा पत्थर का रास्ता, एक वैली टेम्पल और नीचे नाइल नदी से जुड़ा हुआ एक जलतंत्र। आज इन सबको अलग अलग चीजों की तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन असल में ये सब एक ही योजना का हिस्सा थे। सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिसे आज कॉजवे कहा जाता है। यह कोई साधारण सड़क नहीं थी, यह पत्थरों से बनी एक चौड़ी, सीधी और हल्की ढलान वाली संरचना थी जो पिरामिड को नीचे की जमीन से जोड़ती थी। इसका काम सिर्फ लोगों को चलाना नहीं था, इसका झुकाव, चौड़ाई और दिशा सब कुछ नापा हुआ था। यह कॉजवे सीधे वैली टेम्पल तक जाता था। वैली टेम्पल आज टूटा फूटा है, लेकिन जितना बचा है वही बहुत कुछ बता देता है। इसके फर्श के नीचे पानी के निशान मिले हैं। इसके पत्थरों पर घिसाव के ऐसे पैटर्न हैं जो सूखे माहौल में नहीं बनते। इसका मतलब साफ है, यहाँ कभी लगातार पानी आता जाता था। अब सवाल उठता है, रेगिस्तान के बीच पानी कहाँ से? जवाब है नाइल नदी। आज नाइल पिरामिड से दूर बहती है, लेकिन खुफू के समय नाइल की एक शाखा सीधे गीजा प्लेटो तक आती थी। यानी पिरामिड, कॉजवे और वैली टेम्पल तीनों पानी से जुड़े हुए थे। यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पिरामिड सिर्फ एक कब्र होता तो उसे नदी से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पानी के हिसाब से बनाया गया था। अब जरा पिरामिड के नीचे की बात करते हैं। ग्रेट पिरामिड के नीचे एक गहरा शाफ्ट है जो सीधे चट्टान के अंदर जाता है। इस शाफ्ट के आखिर में एक अधूरा सा कमरा है जिसे अक्सर अंडरग्राउंड चैम्बर कहा जाता है। इस चैम्बर को हमेशा नजरअंदाज किया गया क्योंकि यह सुंदर नहीं है, इसमें कोई सजावट नहीं है, कोई मम्मी नहीं है। लेकिन यही जगह सबसे अहम है। इस कक्ष में नमी के निशान हैं और जमीन के नीचे पानी के स्तर से इसका रिश्ता आज भी बना हुआ है। यानी पिरामिड सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से भी पानी से जुड़ा हुआ था। अब जरा सोचो, ऊपर नदी से जुड़ा वैली टेम्पल, बीच में कॉजवे और नीचे जमीन के भीतर पानी से संपर्क। यह सब संयोग नहीं हो सकता। गीजा का पिरामिड एक वाटर बेस्ड सिस्टम का हिस्सा था। यह बात अब कई आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट समझने लगे हैं। लेकिन सिस्टम किस लिए, यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि पिरामिड के अंदर जो संरचना है वह किसी कब्र जैसी नहीं लगती। ग्रैंड गैलरी एक बहुत ऊंची, सकरी और सटीक कोण वाली जगह है। यह किसी भी दफन क्रिया के लिए जरूरी नहीं थी। किंग्स चैम्बर में कोई चित्र नहीं, कोई शिलालेख नहीं, कोई धार्मिक दृश्य नहीं। यह मिस्र की बाकी कब्रों से बिल्कुल अलग है। और सबसे अजीब बात, इतनी बड़ी संरचना के लिए कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। मिस्र के लोगों ने खेती तक के रिकॉर्ड बनाए, रोटी, कर, नाव, सब कुछ लिखा। लेकिन इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर पूरी चुप्पी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें लिखना नहीं आता था। इसका मतलब यह है कि यह जानकारी या तो अलग रखी गई थी या जानबूझकर आगे नहीं बढ़ाई गई। और यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है, अगर यह सिस्टम था तो यह सिस्टम कब तक चला, और फिर अचानक यह सिस्टम बंद क्यों हो गया? क्यों पिरामिड के अंदर के रास्ते सील कर दिए गए? क्यों कुछ पत्थर ऐसे रखे गए जैसे किसी चीज को हमेशा के लिए रोकना हो? यह कहानी पिरामिड के बनने पर खत्म नहीं होती। असल कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिरामिड ने काम करना बंद किया, और उसी पल गीजा का सबसे बड़ा रहस्य पैदा हुआ। जिस सिस्टम को इतनी सटीकता से बनाया गया था वह अचानक हमेशा के लिए चुप कैसे हो गया? यही सवाल गीजा के पिरामिड को असल रहस्य बनाता है, क्योंकि पिरामिड टूटकर बंद नहीं हुआ, वह जानबूझकर बंद किया गया लगता है। अगर आज पिरामिड के अंदर ध्यान से देखें तो आपको कुछ अजीब चीजें दिखेंगी। ग्रैंड गैलरी के ऊपर भारी पत्थर ऐसे रखे गए हैं जैसे किसी ने अंदर के दबाव को रोकने की कोशिश की हो। किंग्स चैम्बर के ऊपर 5 अलग अलग रिलीविंग चैम्बर्स बनाए गए हैं ताकि ऊपर का वजन नीचे ना गिरे। ये चीजें कब्रों में नहीं बनाई जाती, ये तब बनाई जाती हैं जब किसी संरचना के अंदर लगातार दबाव या गतिविधि हो। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यह गतिविधि अचानक बंद कर दी गई। सबसे बड़ा संकेत है सीलिंग स्टोन्स। पिरामिड के अंदर कुछ रास्तों को ऐसे पत्थरों से बंद किया गया है जिन्हें हटाना आसान नहीं था। ये पत्थर सजावट के लिए नहीं थे, इनका काम था रास्ता हमेशा के लिए रोक देना। अगर कोई चीज खराब हो जाए तो उसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ रास्ते बंद किए गए। यह साफ दिखाता है कि किसी ने तय किया कि अब यह सिस्टम आगे नहीं चलना चाहिए। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब हमें पिरामिड के बाहर के इतिहास में मिलता है। खुफू के बाद मिस्र में और भी राजा आए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा पिरामिड दोबारा नहीं बनाया।
हाँ, छोटे पिरामिड बने, कमजोर पिरामिड बने, लेकिन गीजा जैसा कोई नहीं। और धीरे धीरे मिस्र ने पिरामिड बनाना ही बंद कर दिया। न्यू किंगडम के समय तक आते आते राजा घाटियों में छिपी कब्रें बनाने लगे, सीधे पहाड़ों के अंदर। ये बहुत बड़ा बदलाव था। अगर पिरामिड सबसे सुरक्षित और पवित्र चीज थे, तो उन्हें छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका एक जवाब यह हो सकता है कि पिरामिड को चलाने वाला ज्ञान खो गया। लेकिन सिर्फ ज्ञान खो जाना काफी नहीं है, क्योंकि पिरामिड खतरनाक भी हो सकता था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि पिरामिड के अंदर जो संरचना थी वह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जिसमें पानी, दबाव और ध्वनि का इस्तेमाल होता था। अगर ऐसा सिस्टम असंतुलित हो जाए तो वह अंदर काम करने वालों के लिए खतरा बन सकता था। यही वजह हो सकती है कि रास्तों को सील कर दिया गया। अब एक और जरूरी बात, जब मिस्र के लोगों ने पिरामिड बनाना छोड़ा तो उन्होंने गीजा को पूरी तरह छोड़ भी नहीं दिया। उन्होंने इसके पत्थरों को निकालना शुरू कर दिया। पिरामिड कभी सफेद चमकदार लाइमस्टोन से ढका हुआ था। धूप में वह दूर से चमकता था, लेकिन बाद में वही पत्थर मस्जिदों, किलों और शहरों में लगा दिए गए। अगर पिरामिड सिर्फ एक कब्र होता तो उसे पवित्र माना जाता, उसे तोड़ा नहीं जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यह दिखाता है कि बाद की मिस्र के लोगों के लिए पिरामिड अब कोई सक्रिय या पवित्र जगह नहीं रह गया था। वह एक पुरानी बंद हो चुकी संरचना बन चुका था। अब एक और अजीब चीज पर ध्यान दीजिए। गीजा प्लेटो पर जो मंदिर थे, जो रास्ते थे, जो जल तंत्र था, उन सब का धीरे धीरे इस्तेमाल खत्म हो गया। नाइल की शाखा सूख गई, वैली टेम्पल बेकार हो गया, कॉजवे टूटने लगा, पूरा सिस्टम जैसे एक साथ छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं होता कि हर चीज अलग अलग समय पर बेकार हो। यह तब होता है जब पूरे सिस्टम का उद्देश्य खत्म हो जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि पिरामिड क्यों बना, असल सवाल यह है कि वह किस काम के लिए बना था, जो एक दिन अचानक जरूरी नहीं रहा। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने पिरामिड को स्कैन करना शुरू किया तो उन्हें अंदर ऐसी खाली जगह मिली जिनका कोई साफ जवाब नहीं है। 2017 में म्यूआन स्कैनिंग से पता चला कि ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बड़ा खाली हिस्सा है, लगभग 30 मीटर लंबा। यह जगह ना तो सजावटी है, ना किसी कब्र से जुड़ी है, ना किसी रास्ते से। यह जानबूझकर खाली छोड़ी गई है। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ सील किया जा रहा था तो यह हिस्सा खाली क्यों छोड़ा गया? क्यों इसे पूरी तरह भर नहीं दिया गया? यह खाली जगह इस बात का इशारा करती है कि पिरामिड को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया, उसे सिर्फ निष्क्रिय किया गया, जैसे किसी मशीन का प्लग निकाल दिया जाए लेकिन मशीन को तोड़ा ना जाए। और यही सबसे डराने वाली बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि गीजा का पिरामिड कोई अधूरा प्रोजेक्ट नहीं है, वह एक बंद किया गया सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में बाद की सभ्यताओं ने सिर्फ अनुमान लगाए, लेकिन असली वजह कभी समझ नहीं पाई। और शायद यही वजह है कि आज भी इतनी तकनीक होने के बावजूद हम पिरामिड को देखकर सिर्फ यही कह पाते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर पिरामिड बंद किया गया था तो सवाल यह है कि उसे किससे बचाने के लिए बंद किया गया, या फिर हमें किससे बचाने के लिए? इस सवाल का जवाब पिरामिड के अंदर नहीं बल्कि उसके नीचे छुपा हुआ है। अगर पिरामिड को जानबूझकर बंद किया गया था तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि असली चीज कहाँ छुपी है। ऊपर नहीं, असल सुराग पिरामिड के नीचे है। गीजा प्लेटो के नीचे सिर्फ चट्टान नहीं है, वहाँ पानी है, रास्ते हैं और ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें आज भी पूरी तरह मैप नहीं किया गया। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है, ग्राउंड वाटर। आज गीजा रेगिस्तान लगता है, लेकिन पिरामिड के नीचे पानी का स्तर अब भी मौजूद है। जब वैज्ञानिकों ने वहाँ ड्रिलिंग और स्कैनिंग की तो उन्हें पता चला कि जमीन के नीचे पानी लगातार मूव करता है। अब जरा याद करो, शुरुआत में हमने देखा था कि ऊपर वैली टेम्पल नाइल से जुड़ा था और नीचे पिरामिड का शाफ्ट जमीन के भीतर जाता था। यह ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पानी से जुड़ा सिस्टम था। अब एक और जगह की बात करते हैं, ओसिरियन शाफ्ट। यह स्पिंक्स के पास जमीन के नीचे मौजूद एक गहरी संरचना है। यह कई स्तरों में नीचे जाती है और सबसे नीचे पानी भरा हुआ है। यह कोई प्राकृतिक गड्ढा नहीं है, यह इंसानों द्वारा काटी गई चट्टान है। और सबसे अहम बात, इसका पानी स्थिर नहीं है, वह जमीन के अंदर के पानी से जुड़ा है। इसका मतलब साफ है, गीजा प्लेटो के नीचे पानी का एक नेटवर्क है और पिरामिड उसी नेटवर्क के ऊपर खड़ा है। अब सवाल उठता है, अगर यह सब कब्र के लिए था तो इतना जटिल जलतंत्र क्यों? इसका जवाब हमें मिस्र के लोगों की सोच में मिलता है। मिस्र में पानी सिर्फ पानी नहीं था, वह जीवन था, वह पुनर्जन्म था, वह शक्ति था। लेकिन यह बात धार्मिक प्रतीक की नहीं है, यह बात फिजिकल सिस्टम की है। पिरामिड की अंदरूनी बनावट देखो, ग्रैंड गैलरी का झुकाव, चैम्बर्स की ऊंचाई, पत्थरों की सटीक फिटिंग, ये सब तब मायने रखते हैं जब अंदर कुछ चलता हो, कुछ ऐसा जिसमें दबाव बने, जिसमें कंपन हो, जिसमें लगातार मूवमेंट हो। यही वजह है कि पिरामिड के अंदर की दीवारें साधारण कब्रों जैसी नहीं है। वहाँ नमी रोकने के निशान है, वहाँ तनाव झेलने के निशान है। और यही वजह है कि किंग्स चैम्बर के ऊपर वजन कम करने के लिए अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए। अगर कुछ भी अंदर नहीं चल रहा था
तो इतनी सावधानी की कोई जरूरत नहीं थी। अब एक और जरूरी बात, जब आधुनिक टेक्नोलॉजी से पिरामिड को स्कैन किया गया तो हमें सिर्फ एक नहीं कई खाली जगह मिली। ये खाली जगह गलती से नहीं बनी, इन्हें छोड़ा गया। अगर मकसद सिर्फ दफन करना होता तो हर जगह भर दी जाती, लेकिन यहाँ कुछ जगह जानबूझकर खाली छोड़ी गई, जैसे सिस्टम का कोई हिस्सा निकाल लिया गया हो और बाकी ढांचा वैसा ही छोड़ दिया गया हो। अब यहाँ एक अहम सवाल आता है, क्या यह सिस्टम खराब हो गया था या फिर यह सिस्टम इतना अहम था कि उसे गलत हाथों में पड़ने से रोकना जरूरी था? इसका जवाब हमें इतिहास के व्यवहार में मिलता है। मिस्रवासियों ने पिरामिड को नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे उड़ाया नहीं, उन्होंने इसे गिराया नहीं, उन्होंने बस उसे समझना बंद कर दिया। उन्होंने अपने राजाओं को वहां दफनाना बंद कर दिया। उन्होंने नए पिरामिड नहीं बनाए, उन्होंने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया। ये वही तरीका है जब कोई सभ्यता किसी चीज को खतरनाक या अनियंत्रित मान लेती है। और सबसे अहम बात, उन्होंने पिरामिड पर कभी लिखा नहीं कि यह क्या था। इतनी बड़ी चीज पर चुप्पी सबसे बड़ा सबूत होती है। आज हमारे पास सैटेलाइट है, स्कैनर है, रोबोट है, फिर भी हम गीजा के नीचे की पूरी मैपिंग नहीं कर पाए हैं। और यही वजह है कि पिरामिड आज भी रहस्य नहीं बल्कि अधूरी जानकारी है। शायद यह कोई मशीन नहीं थी, शायद यह कोई मंदिर नहीं था, शायद यह कोई कब्र भी नहीं थी, शायद यह सिर्फ एक ऐसा सिस्टम था जो अपने समय में काम करता था और फिर बंद कर दिया गया। और आज हम उसके बाहर खड़े होकर सिर्फ पत्थर देखते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि पिरामिड क्या था। असल सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा था तो 4500 साल बाद भी हम इसे पूरी तरह समझ क्यों नहीं पाए। और शायद गीजा का सबसे बड़ा रहस्य यही है।